नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 3 जुलाई 2022 रविवार को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई 2022 को सुबह 6 बजे तक ही करा सकते हैं, क्योंकि उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे तुर्की, स्वीफिन व नाटो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अफगानिस्तान में भारतीय चुनौती, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान और सड़क दुर्घटनाओं पर लैंसेट अध्ययन पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसके साथ ही हम पेज नंबर 13 पे दिए गए एक अन्य आलेख की भी चर्चा करेंगे, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से ही है। इसमें हम बात करेंगे तुर्की, स्वीफिन व नाटो पर। 28 जून को उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के महासचिव ने स्पेन में आयोजित एक त्रिपक्षीय बैठक में तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। फिनलैंड के राष्ट्रपति और स्वीडन के प्रधानमंत्री के द्वारा तुर्की की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए सहमत होने के बाद इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस आश्वासन के बाद तुर्की ने नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन को उनकी उम्मीदवारी पर समर्थन देने की बात कही है। इस समझौता ज्ञापन में मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को शामिल किया गया है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच एक संयुक्त प्रतिबद्धता, एक द्विपक्षीय कानूनी ढांचे के माध्यम से आतंकी संदिग्धों के लंबित प्रत्यर्पण को संबोधित करना और कुर्द संगठन पीकेके और अन्य सभी आतंकी संगठनों की किसी भी वित्त पोषण और भर्ती गतिविधियों की जांच। इसके अलावा देशों ने दुष्प्रचार के खिलाफ खड़े होने और यूरोपीय संघ की सामान्य सुरक्षा और रक्षा नीति आदि में तुर्की की भागीदारी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होने का भी वादा किया है। आपको ये ध्यान रखना है कि तुर्की शुरू में फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के खिलाफ था। यद्यपि स्वीडन और फिनलैंड के साथ तुर्की का कोई सीधा द्विपक्षीय मुद्दा नहीं था, लेकिन तुर्की मुख्य रूप से कुर्द के मुद्दे पर फिनलैंड और स्वीडन की स्थिति के खिलाफ था। अब वार्ता के बाद तुर्की अनेक कारणों से अपना विरोध वापस लेने पर सहमत हो गया है। सबसे पहले तो फिनलैंड और स्वीडन को अपने देशों के भीतर आतंकवाद विरोधी प्रावधानों को संबोधित करने का वादा करना चाहिए। फिनलैंड ने अपने आपराधिक कोड को संशोधित करने के लिए प्रतिबद्धता को व्यक्त किया है और स्वीडन ने भी नए आतंकवादी अपराध अधिनियम को लागू करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन के कुर्द कार्यकर्ताओं और आतंकवादी संगठनों के घर होने के बारे में चिंता को जताया था। आपको ये ध्यान रखना है कि मुख्य रूप से कुर्दों को लेकर तुर्की काफी सावधान रहता है, क्योंकि उसके क्षेत्र में निवासित कुर्दों के द्वारा मुख्य रूप से पीकेके संगठन आदि के माध्यम से एक पृथक देश कुर्दिस्तान की मांग की जाती है।
फिनलैंड और स्वीडन अब तुर्की के द्वारा सूचीबद्ध किए गए आतंक संदिग्धों के लंबित निर्वासन या प्रत्यर्पण को निष्पादित करने के लिए भी सहमत हुए हैं। इसके अलावा इसमें हथियारों के प्रतिबंध को हटाने की भी बात को कहा गया है। यदि हम रूस के लिए इसके महत्व को समझने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि रूस फिनलैंड के साथ लगभग 1340 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। स्वीडन यद्यपि रूस के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता, किंतु रूस के साथ वह बाल्टिक सागर की सागरीय सीमा को साझा करता है। इस प्रकार रूस के साथ दोनों देशों की भूमि या समुद्र की सीमाएं दोनों को खतरे में डाल सकती हैं। इस संदर्भ में रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने के अपने फैसले को जारी रखने के लिए सावधान किया है। रूस का ये मानना है कि रूस का दोनों देशों के साथ कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इसलिए उन्हें रूस से किसी भी सुरक्षा खतरे के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। 1948 से ही फिनलैंड, स्वीडन और रूस ने आर्थिक सहयोग बनाए रखा है, लेकिन शीत युद्ध और फिनलैंड के तटस्थता सिद्धांत के कारण संबंध तनावपूर्ण भी देखे गए हैं। यदि स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हो जाते हैं तो इसका ये अर्थ होगा कि रूस के पश्चिम और उत्तर के आसपास नाटो की एक विस्तृत उपस्थिति को देखा जाएगा। यह रूस के यूक्रेन में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य के खिलाफ होगा, जो अपने तत्काल पड़ोस में रूसी प्रभाव को बनाए रखने की इच्छा को देख रहा था। साथ ही नाटो में शामिल होने वाले दोनों देश आर्कटिक में रूस के हितों को कमजोर करेंगे या नहीं, यह भी देखा जाना बाकी है। आपको ये ध्यान रखना है कि स्वीडन और फिनलैंड दोनों आर्कटिक काउंसिल संगठन का हिस्सा हैं। रूस वर्तमान में आर्कटिक परिषद का अध्यक्ष है और वह 2023 तक इसका अध्यक्ष रहेगा। इस प्रकार रूस के लिए फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का मतलब न केवल अपने पड़ोस में नाटो की उपस्थिति में वृद्धि को करना है, बल्कि इससे उसके आर्कटिक हितों पर भी सवाल उठ सकते हैं। यदि हम नाटो के लिए इसके महत्व को देखें तो सबसे पहले तो नाटो के लिए इसका मतलब गठबंधन को मजबूत करना है। इससे पहले फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही गुट निरपेक्षता का पालन करते रहे हैं। अब वे अपनी तटस्थता से हट गए हैं और उन्होंने नाटो में शामिल होने का फैसला कर लिया है। इसका मतलब न केवल रूस के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी है, बल्कि यह नाटो को भी विस्तारित कर देता है। इसके अलावा नाटो रूस का मुकाबला करने के लिए इस स्थान पर रणनीतिक आधार को भी प्राप्त करेगा। नाटो के लिए अधिक सहयोगियों के जुड़ने का अर्थ है पूर्व की ओर नाटो का निरंतर विस्तार, जिसके माध्यम से यह अब जमीन पर और बाल्टिक सागर में अपने सैन्य अभियानों का अभ्यास करने में सक्षम होगा, जहां रूस एक रणनीतिक स्थिति को रखता है। नाटो अब अपनी हथियार प्रणाली को भी स्थापित करने में सक्षम हो सकता है, जो उसके प्रतिरोध और रक्षा को भी मजबूत बनाएगा। आपको ध्यान रखना है कि 1997 में नाटो ने रूस के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए तालमेल की शुरुआत की थी, लेकिन 2014 में रूस के द्वारा क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा करने और यूक्रेन में युद्ध होने के बाद अब इस प्रकार के तालमेल के प्रयास समाप्त ही हो गए हैं। इस कारण से अब नाटो के लिए एक सुरक्षित प्रकार के यूरो अटलांटिक क्षेत्र को प्राप्त करना महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र में नाटो की उपस्थिति बाल्टिक राज्यों जैसे कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की भी सुरक्षा करेगा, जो पहले रूस और रूसी हमलों से निकटता के कारण जोखिम में थे। यह न केवल यूक्रेन को युद्ध जीतने में मदद कर सकता है, बल्कि नाटो को उन्नत विमान, तकनीकी हथियार प्रणाली आदि में भी सहयोगी देशों के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता का प्रश्न काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है और हमारे द्वारा 14 मई 2022 और 16 मई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी इससे संबंधित परिचर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 9 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। इसमें हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर। हाल ही में इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने व्यापक अनुप्रयोगों के चलते एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है।
जब हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे शॉर्ट में IoT के नाम से जाना जाता है, यह सामान्य रूप से इंटरनेट का एक ऐसा नेटवर्क है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डेटा को संग्रहित और परिवर्तित करने में सक्षम है। यह दुनिया भर में सबसे तेजी से उभरती प्रौद्योगिकियों में से एक है, जो समाज, उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए काफी लाभकारी अवसर को प्रदान करती है। इसका उपयोग बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा निगरानी, दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी आदि में प्रयुक्त उपकरणों का उपयोग करके स्मार्ट बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए किया जा रहा है। एक स्मार्ट डिवाइस एक अत्यंत आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो स्वायत्त कंप्यूटिंग और डेटा एक्सचेंज के लिए तार या वायरलेस के माध्यम से अन्य उपकरणों से कनेक्ट करने में सक्षम है। यही कारण है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का काफी व्यापक प्रयोग देखा गया है, जैसे विविध प्रकार की सेंसर प्रौद्योगिकियों, संचार प्रौद्योगिकियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड अथवा एज कंप्यूटिंग आदि जैसी कई तकनीकों में हालिया प्रगति से लाभ भी प्राप्त हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2025 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 11.4 बिलियन उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस होंगे। साथ ही साथ हम लगभग 13.3 बिलियन इंटरप्राइजेज इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस को भी देखेंगे। इस रूप में उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस सभी इंटरनेट ऑफ थिंग उपकरणों का लगभग 45% हिस्सा होंगे। इसके संदर्भ में मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट ऑफ थिंग सुरक्षा बाजार का आकार वर्ष 2018 में 8.2 अमेरिकी बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023 तक लगभग 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जा सकता है। इसी के समकक्ष भारत में भी इसका विस्तार देखा गया है। मुख्य रूप से भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के हिस्से के रूप में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लाभ उठाने की योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत सरकार ने 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करने, पानी बिजली के संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और सुरक्षा में सुधार करने के लिए बजट आवंटन को प्रदान किया है। यह माना जा रहा है कि IoT में निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बराबर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि पहले से ही वैश्विक समकक्षों ने IoT आधारित बुनियादी ढांचे में निवेश के प्रतिफलों को प्राप्त करना शुरू कर दिया है। IoT निवेश लाएगा, रोजगार पैदा करेगा और भारतीय सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में भी सुधार करेगा। इसके अलावा इंटरकनेक्टेड उपकरणों के नेटवर्क के साथ अर्थव्यवस्था डिजिटल हो जाती है, जिससे क्षमता और व्यक्तिगत सुरक्षा भी बढ़ती है। जैसे कि ऑस्ट्रिया के एक शहर ने कनेक्टेड ट्राम और बसों के माध्यम से ड्राइवरों की दक्षता में वृद्धि की है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी लगभग 500 टन की कमी की। इसके अलावा कैलिफोर्निया का ऑकलैंड शहर अति स्थानीय स्तर पर वायु प्रदूषण पर नजर रखता है और इससे निपटने के उपायों को कर सकता है। इसके अलावा इससे कनेक्टिविटी भी काफी बढ़ती है। कनेक्टिविटी बढ़ने से बहुत सारे लाभ देखे जाते हैं, जैसे कि यह नियमित गतिविधियों की सुविधा प्रदान करेगा और व्यक्तिगत समय की बर्बादी को कम करेगा। जैसे कि कल्पना करें कि कोई व्यक्ति अपने फ्रिज में इन्वेंट्री की समीक्षा करने में सक्षम है और एक बटन के क्लिक पर किराने का सामान दूर से ऑर्डर कर सकता है। इसके अलावा IoT बुजुर्गों को सेल्फ ड्राइविंग कारों में घूमने, खरीदारी करने और समय पर सहायता प्राप्त करने में भी मदद कर सकता है। इस क्षेत्र में जापान पहले से ही ह्यूमैनॉइड रोबोट का प्रयोग कर रहा है, जो एल्डर केयर रोबोट के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार के ह्यूमैनॉइड स्मार्ट रोबोट वरिष्ठ नागरिकों की निगरानी के अलावा गतिशीलता, मनोरंजन और पुनर्वास में भी सहायता करते हैं। रोगी निगरानी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे कि रोगी निगरानी क्षेत्र में हम आवाज सक्षम सिस्टमों को लगा सकते हैं, जो लोगों को समय पर अपनी दवा देने के लिए याद दिला सकते हैं। हालांकि बहुत सारी संभावनाओं के साथ ही इसकी कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसे ध्यान देना होगा।
जैसे कि अध्ययन ये बताते हैं कि इसके संदर्भ में 10 वैश्विक उपभोक्ता आईओटी ब्रांडों में से 9 ने शोधकर्ताओं को उनके द्वारा पाई गई कमजोरियों के बारे में निष्कर्ष साझा करने की अनुमति नहीं दी है। यानी आईओटी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में जो कार्य देखा गया है उसमें अनेक बार पारदर्शिता की कमी की शिकायत की जाती है। इसके अलावा आईओटी डिवाइस वास्तविक समय में व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करते हैं, साझा करते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए गोपनीयता की सुरक्षा के मुद्दे को खड़ा कर सकता है। यदि सरकारी स्तर पर बड़ी मात्रा में डेटा कलेक्शन देखा जाएगा तो यह सरकारी निगरानी में भी वृद्धि कर सकती है, जो आगे चलकर नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है। इसके चलते असंतोष या फिर हाशिए के समुदायों के दमन की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें यदि स्मार्ट शहरों का विकास करना है तो इसके साथ ही उसे हैकर्स और बदमाशों से बचाना होगा, जो इसे अनऑथराइज तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और इसके डेटा में हेरफेर करके हमारे समक्ष चुनौती खड़ी कर सकते हैं। इसी के चलते हमें इसके संदर्भ में कुछ सुझावों को भी ध्यान रखना होगा। हमें ध्यान देना होगा कि निश्चित रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स की काफी संभावनाएं हैं। यह अधिक लाभ देगा, लेकिन इसके साथ ही गोपनीयता के लिए भी संभावित जोखिम है, जिसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से डेटा संरक्षण पर हमें काम करने की आवश्यकता है, जो विविध प्रकार के हितधारकों जैसे कि उपकरण निर्माताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साथ लेकर किया जा सकता है। वे उपकरणों को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं, जिससे उपभोक्ता विश्वास बढ़ेगा और इसे बनाए रखे जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यदि हम जोखिमों को कम करते हुए आईओटी से लाभ लें तो यह और ज्यादा बेहतर तरीके से गति कर सकती है। इसमें प्रभावी वैश्विक गठजोड़ के साथ और भारतीय हितधारकों को जोड़कर भारत अधिक सुरक्षित उपकरण बनाने और नागरिकों की मदद करने के लिए काम कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें हम बात करेंगे अफगानिस्तान में भारतीय चुनौती पर। हाल ही में अफगानिस्तान में दशकों में सबसे घातक भूकंप देखा गया, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। इसमें बहुत सारे देश अफगानिस्तान की सहायता के लिए आगे आए, जिसमें भारत, पाकिस्तान, ईरान के अलावा ताइवान भी शामिल है, जिसने बीजिंग की आपत्तियों के बावजूद $1 मिलियन की पेशकश की। इसके अतिरिक्त जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के द्वारा भी सहायता दी गई। इसमें अमेरिकी संस्था यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की भी भूमिका रही। संयुक्त राष्ट्र के संगठन भी इसमें सहायता प्रदान कर रहे हैं। हालांकि सहायता के साथ ही अफगानिस्तान में सुरक्षा का मुद्दा ज्यादा गंभीर हो चला है, जिसको ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खुरासान प्रांत की उपस्थिति चिंता का विषय है, जिसकी मौजूदगी उत्तर अफगानिस्तान, पाकिस्तान की सीमा और काबुल में देखी गई है। उत्तर में रूसियों के द्वारा अमेरिकियों पर समूह की सहायता करने का आरोप लगाया गया है, जबकि काबुल में इस्लामिक स्टेट खुरासान का सबसे खराब हमला अगस्त 2021 में अमेरिकी सैनिकों को वापस लेने के बाद देखा गया। हाल के दिनों में इस्लामिक स्टेट खुरासान अल कायदा के साथ साथ भारत विरोधी भी बन गया है। हाल ही में अल कायदा का भी इसमें सक्रिय योगदान देखा गया, जिसमें अल कायदा ने एक वीडियो डाला जिसमें अल कायदा प्रमुख के द्वारा हिजाब का बचाव करने के लिए कर्नाटक की एक लड़की की प्रशंसा की। अल कायदा के प्रमुख ऐमन अल जवाहिरी का ये वीडियो सुरक्षा चिंताएं बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट भी कहती है कि अफगानिस्तान में अब अल कायदा और इस्लामिक स्टेट खुरासान दोनों समूह सक्रिय हैं और इसमें तेजी से युवाओं की भर्ती देखी जा रही है। हमें ध्यान रखना होगा कि अफगानिस्तान के सभी 34 प्रांतों में भारत की लगभग 400 परियोजनाएं हैं। तालिबान के द्वारा विदेशी दूतावासों को सुरक्षा प्रदान करने और हाल ही में गुरुद्वारा बमबारी में तेजी से कार्रवाई करने के बाद यह संभव है कि भारतीय प्रयास जारी रहेंगे।
लेकिन अफगानिस्तान में जिस प्रकार की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, उससे भारत द्वारा संचालित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में और कठिनाइयां देखी जा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख पर, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में पर्यावरण से है। इसमें हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान पर। हाल के वर्षों में जैव विविधता संरक्षण और इसके टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के कर उपायों को किया गया है। इसमें जैव विविधता से संबंधित कर, विविध प्रकार के शुल्कों के साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान की अवधारणा भी काफी महत्वपूर्ण है। इन साधनों के माध्यम से सरकारें जैव विविधता के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि इन सब उपायों में से वर्तमान में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान की अवधारणा ज्यादा चर्चा में है, जिसे समझे जाने की आवश्यकता है। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान को अंग्रेजी में पेमेंट्स फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज यानी पीईएस के नाम से जाना जाता है। यह तब देखा जाता है जब एक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा के लाभार्थी या उपयोगकर्ता उस सेवा के प्रदाताओं को भुगतान करते हैं। व्यवहार में यह लाभ या पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रवाह को प्राप्त करने के बदले में भुगतान की एक श्रृंखला का रूप देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह आने वाले समय में प्रकृति संरक्षण के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण हो सकता है। पीईएस के माध्यम से पर्यावरण सेवाओं के लाभार्थी वाटरशेड संरक्षण और वन संरक्षण से लेकर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, लैंडस्केप ब्यूटी तक उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जिनकी भूमि सब्सिडी या बाजार भुगतान के साथ ये सेवाएं प्रदान करती हैं। पीईएस की नवीनता प्रदूषक भुगतान सिद्धांत यानी पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल के विपरीत लाभार्थी भुगतान सिद्धांत यानी बेनिफिशियरी पेस प्रिंसिपल पर ध्यान केंद्रित करने से उत्पन्न होती है। इसमें हितधारक स्वैच्छिक आधार पर पीईएस समझौते में प्रवेश करते हैं और ऐसा करने के लिए किसी प्रकार से बाध्य नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ग्राम वन विकास सोसाइटी और पालमपुर नगर परिषद हिमाचल प्रदेश के बीच पहली बार पीईएस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसे अक्टूबर 2010 में औपचारिक रूप से अपनाया गया था तथा यह पानी की स्थायी आपूर्ति और जल ग्रहण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक ग्रामीण शहरी जुड़ाव मॉडल को दर्शाता है। हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर नीतिगत ध्यान बढ़ रहा है। 2010 में जापान के नगोया में आयोजित जैविक विविधता पर सम्मेलन में भी इसे स्वीकार करने पर बल दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि पीईएस को विशेष रूप से हिमालयी राज्यों में लागू किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ विकास योजनाओं की लागत काफी अधिक है। हिमालयी राज्यों पर आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने की दोहरी जिम्मेदारी है। ये अपने सामान्य विकास कार्यों में कई प्रतिबंधों का सामना भी करते हैं, जैसे कि जंगलों को नष्ट करने वाली बड़ी परियोजनाएं शुरू न करना। अतः यदि वे किसी प्रकार की पारिस्थितिकी सेवाओं को प्रदान करते हैं तो उसके लिए उन्हें भुगतान किया जाना चाहिए। इस रूप में इस संकल्पना को भारत में और अधिक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है। आप इस चित्र के माध्यम से पीईएस के मॉडल को समझ सकते हैं। जैसे कि इसमें माना जाता है कि उच्च स्तरीय पर्वतीय क्षेत्र, जिन्हें अंग्रेजी में अपस्ट्रीम इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, वह हमें विविध प्रकार की सेवाओं को प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ से हमें गुणवत्तापूर्ण जल की प्राप्ति होती है, हमें यहाँ से पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति होती है। यह किसी प्रकार के भूमि क्षरण आदि को भी रोक सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके रख सकते हैं और आवास संरक्षण आदि में भी महत्वपूर्ण योगदान किया करते हैं। इस प्रकार से इन प्रकार की अपस्ट्रीम इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो सेवा प्रदान की जाती है, उसके लिए डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम सर्विस यूजर्स यानी शहरी लोगों के द्वारा इनको भुगतान किया जाना चाहिए, जो कैश के रूप में हो सकता है, जो किसी प्रकार के अन्य माध्यम से हो सकता है, किसी प्रकार के सामान के माध्यम से हो सकता है, या फिर तकनीकी सहायता के माध्यम से भी देखा जा सकता है। यदि इस प्रकार के मॉडल को भारत में लागू किया जाएगा तो पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को ज्यादा बेहतर तरीके से संरक्षित किया जा सकता है।
अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 12 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसे आप जीएस पेपर 2 में ही गवर्नेंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे सड़क दुर्घटनाओं पर लैंसेट के अध्ययन की। लैंसेट के एक नए अध्ययन में कहा गया है कि भारत में सड़कों पर वाहनों की गति की जांच करने के लिए उठाए गए कदमों से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन के अनुसार 4 प्रमुख जोखिम कारकों जैसे कि तेज गति, नशे में ड्राइविंग, गैर क्रैश हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल से दुनिया भर में होने वाली हर साल लगभग 13.5 लाख घातक सड़क दुर्घटनाओं में से 25 से 40% को रोका जा सकता है। आपको ध्यान रखना है कि यह पहला अध्ययन है जो 185 देशों के लिए है और इसमें हस्तक्षेप के माध्यम से 4 मुख्य सड़क सुरक्षा जोखिम कारकों को संबोधित करने के प्रभाव का देश विशिष्ट अनुमान दिया गया है। अध्ययन के अनुसार भारत में तेज गति की जांच के लिए हस्तक्षेप से 20,554 लोगों की जान बचाई जा सकती है और बेहतर प्रकार के क्रैश हेलमेट को बढ़ावा देने से 5,000 से अधिक लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर सीट बेल्ट के प्रयोग को प्रोत्साहित करने से देश में 3,000 से अधिक जानों को बचाया जा सकता है। हालांकि भारत के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने का अनुमान उपलब्ध नहीं था, क्योंकि या तो शराब के सेवन से होने वाली कुल मौतों का प्रतिशत रिपोर्ट नहीं किया गया या गणना को अस्थिर पाया गया। यह रिपोर्ट ग्लोबल बर्डन डिसीज 2017 से मृत्यु दर डेटा का उपयोग करती है, जिसमें 2017 में भारत में सड़क चोटों के कारण अनुमानित 2,18,000 से अधिक मौतों का अनुमान लगाया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट इसके संदर्भ में बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं के कारण कुल मिलाकर 1,31,000 से अधिक मौतें देखी गईं, जहां पे 69% मौतें तेज रफ्तार से हुई, हेलमेट न पहनने के कारण 30% मौतें हुई और सीट बेल्ट का प्रयोग न करने से लगभग 11.5% मौतों को देखा गया। हालांकि सड़क दुर्घटनाओं में व्यापक लोगों की मौत के बावजूद इसके संदर्भ में जो उपाय किए गए हैं वे अभी तक अपर्याप्त ही दिखाई दिए हैं, जिन्हें और बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। आपको ध्यान रखना है कि हमारे द्वारा सड़क सुरक्षा के विषय को लेकर 16 मई 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस में भी चर्चा की गई थी, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, वह दिन जब स्मार्ट एम्बुलेंस समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप के माध्यम से जीवन बचाती है, या जब दूरस्थ निगरानी के माध्यम से आपराधिक व्यवहार पर अंकुश लगाया जाता है, वह दिन होता है जब आईओटी हमारे जीवन और समाज में आता है। ऐसा होने तक हमें उस महत्वपूर्ण दिन के लिए व्यापक रूप से बहस, चर्चा और योजना बनाने की आवश्यकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लाभों और चुनौतियों की पृष्ठभूमि में स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, रूस के लिए फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने का मतलब न केवल अपने पड़ोस में नाटो की उपस्थिति में वृद्धि करना है, बल्कि इसके आर्कटिक हितों पर भी सवाल उठाना है। स्पष्ट करें। 250 शब्द, 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भारत में स्थिति को स्पष्ट करेंगे, इससे संबंधित लाभों की व्याख्या करेंगे और इससे संबंधित चुनौतियों और निवारण उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप नाटो का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के हालिया परिदृश्य को स्पष्ट करेंगे। इसके संदर्भ में तुर्की व रूस की स्थिति को बताएंगे और संबंधों को और बेहतर करने की दिशा में कुछ उपायों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।